बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम साद अब्दुल्ला मखदूम है और मैं अपने चैनल फ़िज़िक्स लर्निंग से आपसे मुखातिब हूँ। आज का हमारी लेक्चर सीरीज़ का 5th लेक्चर है और इसके अंदर हम पार्टिकल फ़िज़िक्स को डिस्कस करेंगे। इससे पहले 4 लेक्चर्स में हम न्यूक्लियर फ़िज़िक्स को डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज का हमारा लेक्चर पार्टिकल फ़िज़िक्स पे है। इस लेक्चर का जो स्टार्ट है वो चौथे लेक्चर के एंड पे हमने पार्टिकल फ़िज़िक्स को उसका इंट्रोडक्शन वगैरह देख लिया था। उसमें हमने देखा था कि डिफरेंट जो फोर्सेस हैं वो किस तरह से एक्ट करती हैं, उनकी रेंजेस क्या हैं, उनकी स्ट्रेंथ क्या है, तो वो चीज़ें हमने देखी थी। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना लेक्चर पॉजिट्रॉन से। पॉजिट्रॉन बेसिकली आपके पास जो एंटी मैटर है उसको ये रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो हमने ये देखना है कि पॉजिट्रॉन डिस्कवर किस तरह से हुआ और इसकी जो डिस्कवरी है उसकी थ्योरेटिकल बैकग्राउंड्स क्या हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन लास्ट टाइम मुझे याद है 2020 के एग्ज़ाम में भी इससे रिलेटेड 1-2 MCQs आए थे। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि डिस्कस करने वाली है। तो पॉजिट्रॉन बेसिकली एंटी पार्टिकल है, आपको पता है, इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। और किस तरह से डिस्कवर हुआ उसको हम देखते हैं। बेसिकली इसकी जो डिस्कवरी है वो डिराक मॉडल के ऊपर बेस करती है, ठीक है। डिराक ने क्या किया था, उसने इक्वेशन को सॉल्व किया। जब आपके पास श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को उसने सॉल्व किया तो उसमें उसको जो है इलेक्ट्रॉन्स की कुछ एक्साइटेड स्टेट्स ऐसी आई थी जो कि नेगेटिव थी, ठीक है। नेगेटिव एक्साइटेड स्टेट्स जो हैं वो उसमें उसके सोल्यूशन में आ रही थी। तो उसने फिर ये सजेस्ट किया कि नेगेटिव एक्साइटेड स्टेट्स जो हैं ये बेसिकली इस तरह से हो सकता है कि ये इलेक्ट्रॉन की जो है वहाँ पे एब्सेंस को बताती हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप जैसे इसको देख सकते हैं, यहाँ पे वो बताता है कि जो आपके पास नेगेटिव स्टेट्स हैं वो फील्ड होती हैं। आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स की या कहीं कहीं पे भी हम जो एनर्जी लेवल में फीलिंग देखते हैं तो वो हम इस तरह से देखते हैं कि मिनिमम एनर्जी से मैक्सिमम एनर्जी की तरफ फीलिंग हो रही होती है। तो यहाँ पे वो कहता है कि ऑल नेगेटिव एनर्जी स्टेट्स आर फील्ड, ठीक है। और जो वो पूरी कलेक्टिव उनको हम डायरेक्ट सी कहते हैं। तो हम इसको जो है डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते। डायरेक्ट सी के अंदर हम इलेक्ट्रॉन्स को डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते क्योंकि वो किसी भी एक्सटर्नल फोर्स के साथ जो है वो इंटरेक्ट नहीं करते, ठीक है। लेकिन जब एक्सटर्नल जो आपके पास इंटरेक्शन है या एक्सटर्नल फोर्स है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, जैसे यहाँ पे उसने बताया हुआ इंटरेक्शन विद एन इन्वायरमेंट इज़ स्ट्रॉन्ग एनफ टू एक्साइट द इलेक्ट्रॉन टू अ पॉजिटिव एनर्जी स्टेट, वहाँ पे आपके पास एक वैकेंसी क्रिएट हो जाती है या होल क्रिएट हो जाता है। और वो होल जो है बेसिकली वो एक्सटर्नल फील्ड के साथ फिर इंटरेक्ट करता है और वहाँ से हम उसको डिटेक्ट भी कर लेते हैं। तो उसको जो है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसको हम जो है वो एंटी पार्टिकल कहते हैं। तो ये बेसिकली आपके पास एंटी पार्टिकल या एंटी मैटर की डिस्कवरी का जो पहला आपके पास स्टेप था वो इस तरह से था। तो इस थ्योरी ने बताया हमें कि एंटी पार्टिकल जो है वो हर पार्टिकल के लिए एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो अब तक आपको पता है कि हर पार्टिकल के लिए जो है वो एंटी पार्टिकल जो है वो डिस्कवर हो चुका है, ठीक है। एक बात ज़हन में रखने वाली है यहाँ पे कि जो एक्सचेंज पार्टिकल्स हैं उनके लिए एंटी पार्टिकल्स नहीं होते। उसके बाद हमारे पास ये है कि इसको एक्सपेरिमेंटली कब जो है वो ऑब्ज़र्व किया गया। ऑब्वियस है, डायराक ने तो मैथमेटिकल या थ्योरेटिकल इसकी प्रेडिक्शन की थी। तो कार्ल एंडरसन ने इसको जो है वो फिज़िकली या कह लें कि एक्सपेरिमेंटली इसको ऑब्ज़र्व किया था। किस तरह से किया था, उसने क्लाउड चैम्बर के अंदर जो है वो ये रेडिएशंस को इनको डिटेक्ट किया था। और आपको पता है कि क्लाउड चैम्बर के अंदर जब आयंस या कोई भी चार्ज पार्टिकल्स हैं या रेडिएशन हैं वो मूव करती हैं तो अपने ट्रैक्स बनाती हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रैक जो है वो लेफ़्ट साइड पे जा रहा है तो ऑब्वियस है पॉजिट्रॉन का जो है वो राइट साइड पे जाना चाहिए, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई होती है। और मैग्नेटिक फील्ड में ये है कि आपके पास इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिफरेंट चार्ज है, पॉजिट्रॉन के ऊपर डिफरेंट होगा, तो ऑब्वियस है वो वहाँ से हमें पता चल जाएगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे उसने बताया टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस प्लेस्ड अ क्लाउड चैम्बर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड में करेंगे तो आपको पता है कि पाथ्स जो हैं वो दोनों के डिफरेंट हो जाएंगे। तो एंडरसन की डिस्कवरी के बाद आपके पास पॉजिट्रॉन जो है वो बहुत दफ़ा ऑब्जर्व किया गया, जैसे पेड़ प्रोडक्शन में है, ठीक है। पेड़ प्रोडक्शन में क्या होता है कि हमारे फोटोन जो है वो क्या करती है, न्यूक्लियस के साथ इंटरेक्ट करती है
और वहाँ से एक इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का जो है वो पेयर बनता है। लेकिन ज़रूरी है कि उस गामा रे के पास उतनी एनर्जी हो जो कि मिनिमम उतनी एनर्जी हो जो कि 2 इलेक्ट्रॉन्स की रेस्ट मास एनर्जी के बराबर होती है, ठीक है। और यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात देखने वाली ये है कि न्यूक्लियस के साथ ही पेयर प्रोडक्शन जो है या न्यूक्लियस की विसिनिटी में पेयर प्रोडक्शन जो है वो पॉसिबल है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि जब इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का पेयर बनेगा तो न्यूक्लियस की जो कूलम्बिक फोर्स है वो उन दोनों को सेपरेट करेगी, ठीक है। आपको पता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस पे किसी एक्सटर्नल तीसरे चार्ज की जो फील्ड है वो डिफरेंट तरह से एक्ट करती है। तो जब इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन पेयर बनेंगे तो वो रिकम्बाइन होने की कोशिश करेंगे क्योंकि मैटर और एंटी मैटर हैं। तो उनको रिकम्बिनेशन से बचाने के लिए हमें एक्सटर्नल कूलम्बिक जो फील्ड है वो अप्लाई करना पड़ती है। तो इसीलिए ये चीज़ ज़रूरी है कि पेयर प्रोडक्शन जो है वो हमेशा किसी न्यूक्लियस की विसिनिटी में ही होता है। ये क्वेश्चन, ये कंसेप्ट जो है एमसीक्यूज़ में भी अक्सर आ जाता है और इंटरव्यू में तो ये लाजमी पूछा जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों के इंटरेस्ट के लिए ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से गामा रेज आ रही हैं, लेड के ऊपर फॉल कर रही हैं और ये इलेक्ट्रॉन का पाथ है, ठीक है, और ये साथ पॉजिट्रॉन का पाथ बन रहा है। ये क्लाउड चैम्बर में भी आप लोग देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन के पास जो है वो विजिबल हैं। जी, इसका रिवर्स प्रोसेस भी पॉसिबल है। हमने ये देखा है कि गामा रे फोटोन जो है वो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन पेयर बनाता है, तो इसका रिवर्स भी पॉसिबल है कि इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का पेयर मिलके जो है आपके पास एक गामा रे फोटोन जो है एक या दो दो गामा रे फोटोन जो है वो बना सकते हैं, ठीक है। और दो गामा रेज क्यों इमिट होना ज़रूरी है, ये यहाँ पे समझने की बात है कि जब पेयर जो है आपस में कंबाइन हो रहा है इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का, तो वो इनिशियली रेस्ट पे हैं। तो इनिशियल मोमेंटम जो है वो ज़ीरो है और फाइनल मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए दोनों गामा रेज जो हैं वो बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगी ताकि मोमेंटम जो है वो कंजर्व रह जाए। यहाँ पे वो बताता है कि एवरी नॉन एलिमेंट्री पार्टिकल हैज़ अ डिस्टिंक्ट एंटी पार्टिकल, ठीक है, फोटॉन का नहीं है और न्यूट्रल पायॉन का नहीं है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इंटरव्यू के हवाले से। बेसिकली पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी में होता क्या है कि आपके पास एक जो है वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो है वो हम इंजेक्ट करते हैं, ठीक है, और जो कि पॉजिट्रॉन इमिट करता है और वो बॉडी के अंदर सर्कुलेट किया जाता है, ठीक है। और बॉडी के अंदर वो जब सर्कुलेट करता है तो जहाँ जहाँ उसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो वहाँ पे वो जाके क्या करेगा, उसकी एनिहिलेशन होगी, ठीक है, और वहाँ से वो गैमा रेज जो है वो इमिट करेगा। तो हम एक गैमा रे डिटेक्टर के साथ उन साइट्स को जो है वो डिटेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली ये होता है कि जहाँ पे बॉडी के अंदर जो टिश्यूज़ जो हैं वो इन्फेक्टेड होते हैं वहाँ पे ग्लूकोज जो है वो जमा होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ग्लूकोज जहाँ पे ज़्यादा होगा, ठीक है, तो वहाँ पे आपके पास क्या कहते हैं जो है वो एक्यूमुलेशन जो है वो ज़्यादा होगी, ठीक है। तो वहाँ पे गैमा रेज़ की एमिशन भी उस हिसाब से ज़्यादा होती जाएगी। इसके बाद हमारे पास मेज़ॉन्स हैं, ठीक है। मेज़ॉन्स को हमने डिस्कस करना है कि मेज़ॉन क्या चीज़ है। तो बेसिकली जो आपके पास मेज़ॉन जो है ये एक्सचेंज पार्टिकल है, ठीक है। तो एक्सचेंज पार्टिकल जो है उसकी नेचर को यहाँ इन्होंने डिस्कस करना है कि किस तरह से मेज़ॉन जो है वो डिस्कवर होता है, ठीक है। तो हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पे न्यूक्लियर फोर्स को जो सबसे पहले जिसने डिस्क्राइब किया था वो युकावा था, ठीक है। तो उसने कहा कि जो भी फंडामेंटल फोर्स है वो एक इंटरैक्टिंग पार्टिकल के थ्रू जो है वो मीडिएट होती है, ठीक है। तो उसने ये आइडिया जो है न्यूक्लियर फोर्स को एक्सप्लेन करने के लिए यूज़ किया। उसने कहा कि एक जो है एक्सचेंज पार्टिकल जो है वो एग्जिस्ट करता है जो कि न्यूक्लियर फोर्स को कॉज करता है। उसने ये कहा कि उसकी जो रेंज है वो उसके मैस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी, ठीक है, और उसने प्रिडिक्ट किया कि उसका मैस जो है वो 200 टाइम्स जो है वो इलेक्ट्रॉन के मैस के बराबर होगा। तो इसको मेज़ॉन क्यों कहते हैं? बेसिकली मीज़ू ये मिडल से निकला है क्योंकि इसका मैस जो है वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के मैस के दरमियान होता है। तो युकावा की प्रेडिक्शन के बाद डिफरेंट एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हो गया। तो कार्ल एंडरसन और उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने एक पार्टिकल जो है वो डिस्कवर किया, लेकिन वो पार्टिकल जो है वो मैटर के साथ बहुत वीक इंटरेक्ट करता था। तो उन्होंने कहा कि ये फिर एक्सचेंज पार्टिकल नहीं हो सकता क्योंकि एक्सचेंज पार्टिकल जो है वो बहुत स्ट्रांगली जो है वो इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है।
तो उसके बाद जो है वो जो दो म्यूज़ॉन्स जो हैं वो उनको मिले, ठीक है, जिनके मैसेज में स्लाइड जो है वो डिफरेंस था। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से फिर बाकी पार्टिकल्स जो हैं वो डिस्कवर होते गए, और जो पार्टिकल एंडरसन ने जो किया था, ठीक है, जिसको हमने स्टार्ट में मेज़ॉन कहा था, युकावा मेज़ॉन, वो मेज़ॉन नहीं है, ठीक है, हम उसको बाद में देखते हैं कि वो क्या चीज़ है। वो जो है वीक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन जो है उसमें वो पार्टिसिपेट करता है, वीक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन में, और उसको जो है हम म्यूऑन कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे थोड़ी सी डिस्कशन जो है वो फाइनमैन डायग्राम की है, ठीक है। फाइनमैन डायग्राम जो है ये वैसे क्वेश्चन जो है इसका टेस्ट में तो कभी नहीं देखा, इंटरव्यू में हो सकता है वो, अगर कोई बंदा कहता है कि मेरी पार्टिकल फिज़िक्स फेवरेट सब्जेक्ट है तो वो हो सकता है फाइनमैन डायग्राम पे बात कर लें। तो फाइनमैन डायग्राम बेसिकली जो इंटरेक्शन हो रहे होते हैं उनको एक ग्राफ की फॉर्म में बताता है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ रहा है, दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक वर्चुअल फोटॉन के थ्रू जो है वो इंटरेक्ट करते हैं। यहाँ पे फोटॉन मेडिएट होता है, कोई सा भी एक इलेक्ट्रॉन जो है इस फोटॉन को इमिट करेगा और दूसरा इसको ऑब्जॉर्व करेगा, और दोनों फिर जो है वो अपने रास्ते पे दूसरी साइड पे चले जाएंगे। तो बेसिकली ये जो फोटॉन है यहाँ पे वर्चुअल फोटॉन, ये इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान इंटरेक्शन का बायस बन रहा है। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जो कंसेप्ट है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन में वो आ रहा है कि हम ये देखते हैं कि दो इलेक्ट्रॉन पहले आ रहे हैं, ठीक है, और आफ्टर द इंटरेक्शन जो है वो हमें एक फोटॉन भी मिल रहा है, ठीक है, और उसके साथ हमें जो है वो एक अगेन जो दो दो जो है वो मिल रहे हैं, आपके पास इलेक्ट्रॉन दोबारा मिल रहे हैं। तो एक तरह से ये हम सोच सकते हैं कि ये कहीं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को शायद वायलेट कर रहा है कि आपके पास स्टार्ट में दो इलेक्ट्रॉन है, वो एक फ़ोटॉन इमिट भी कर रहे हैं, ठीक है, एक फ़ोटॉन यानी कि एक्स्ट्रा हो रहा है, और देन फिर दो इलेक्ट्रॉन हमें मिल रहे हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये मैं यहाँ पे इसको हाईलाइट करता हूँ, ये देखें इनिशियल जो है वो किस तरह से है, आपके पास दो दो जो है वो इलेक्ट्रॉन है, और फाइनल जो है रिज़ल्ट या इंटरेक्शन का रिज़ल्ट ये है कि एक जो है दो इलेक्ट्रॉन्स के साथ एक फोटॉन भी आ रहा है, ठीक है। तो ये किस तरह से हो रहा है, इसको समझने की जो है वो इसका कंसेप्ट जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है और समझने की ज़रूरत भी है। इज़ दैट अ वायलेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? नो, द दिस प्रोसेस डज नॉट वायलेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बिकॉज जो वर्चुअल फोटॉन है उसकी जो है वो लाइफ टाइम बहुत थोड़ा होता है, ठीक है, बहुत शॉर्ट लाइफ टाइम के लिए वो अपीयर होता है। और जब आपको पता है कि यूजिंग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, अगर उसका लाइफ टाइम जो है वो बहुत शॉर्ट है तो उसकी एनर्जी के अंदर अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो अगर उसकी एनर्जी के अंदर अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है कि जो सिस्टम की टोटल एनर्जी है, ठीक है, तो उससे भी ज़्यादा कहीं जाके जो है वो उसके अंदर अनसर्टेनिटी पाई जाती है। तो हम फिर ये कह सकते हैं कि हमारा जो सिस्टम है, ठीक है, आपको पता है कि आप कब कहेंगे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वायलेट हुआ, जब आप वेल डिफाइंड आपको पता होगा, आप सर्टन होंगे कि इतनी एनर्जी पहले थी, इतनी एनर्जी बाद में है, लेकिन उस प्रोसेस में अनसर्टेनिटी इन एनर्जी इतनी ज़्यादा बन रही है कि वो आपकी पूरी जो सिस्टम की एनर्जी है उसको भी वो क्रॉस कर रही है। तो वो जो है आपके पास बेसिकली वो वायलेट नहीं कर रहा, क्योंकि आप सर्टन नहीं है एनर्जी के बारे में। इसी तरह की डिस्कशन जहाँ पे आपके पास पायोन के बारे में है, ठीक है, तो एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के दरमियान जो है वो पायोन आ रहा है, तो इसी तरह से उन्होंने इसका भी डेल्टा टी निकाला हुआ है, तो ये आप इसको यहाँ से देख सकते हैं जी। इसके बाद हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ पार्टिकल स्टार्ट हो जाती है, जो कि पार्टिकल फिज़िक्स का सबसे जो है इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है, और जिसको समझना भी बहुत ज़रूरी है, जिसके ऊपर डिस्कशन करना भी बहुत ज़रूरी है। तो क्लासिफिकेशन को हमें सबसे पहले बड़े ध्यान से देखना होगा। बेसिकली जो दो ब्रॉड कैटेगरीज हैं हमारे पास, ठीक है, टू ब्रॉड कैटेगरीज, एक हेड्रॉन है और दूसरे लेप्टॉन्स हैं, ठीक है। ये उनको क्राइटेरिया क्यों दिया गया है कि हेड्रॉन्स जो हैं वो थ्रू स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है, और लेप्टॉन्स जो हैं वो थ्रू स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इंटरेक्ट नहीं करते। यहाँ पे इनकी डिस्कशंस, इनकी डेफिनेशंस को अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये चीज़ें इंटरव्यूज़ में भी पूछी जाती हैं, ये चीज़ें टेस्ट में भी बार बार रिपीट होती हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हेड्रॉन्स हैं और साथ में लेप्टॉन्स हैं।
तो हेड्रॉन्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग फोर्स के थ्रू इंटरेक्ट करते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग फोर्स के थ्रू इंटरेक्ट नहीं करते। जी, इसके बाद हम इनकी मज़ीद कैटेगरीज देखते हैं। ठीक है, ये टेबल है यहाँ पे इस बुक में, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उन्होंने यहाँ पे कैटेगरी वाइज यहाँ पे चीज़ें लिखी हुई हैं, और इसके साथ ये सिंबल्स हैं, इनके एंटी पार्टिकल्स हैं। ये कॉलम जो है ये याद रखने वाला है। ठीक है, ये मैथ्स का इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। उसके बाद यहाँ पे ये बैरियन नंबर है, लेप्टॉन नंबर हैं, ये चीज़ें जो हैं ये भी समझने वाली हैं, याद रखने वाली हैं, क्योंकि ये कंजर्वेशन लॉज में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती हैं। उसके बाद हम इन पे डिटेल डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हेड्रॉन्स हैं तो जो न्यूक्लियर फोर्स के थ्रू जो है, थ्रू द स्ट्रॉन्ग फोर्स इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, उनको हेड्रॉन्स कहते हैं। देन हम उनको मज़ीद दो कैटेगरीज में लेके आते हैं, मेसॉन्स हैं और साथ में बैरियंस हैं। ठीक है, अब मेसॉन्स की क्या है, ज़ीरो और इंटीजर स्पिन है। ठीक है, और उसके बाद इनके जो मैस हैं, ठीक है, वो बिटवीन दी मैसेज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन है। कुछ मेसॉन्स ऐसे हैं जो कि इससे प्रोटॉन से भी ज़्यादा मैस के पाए जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद ये इनके डिकेज़ वगैरह यहाँ पे बताए हुए हैं, तो ये चीज़ें आप लोग देख सकते हैं। बैरियंस हैं। ठीक है, बैरियंस में आपके पास क्या है कि ये हैवी होते हैं। ठीक है, इनके जो मैसेज हैं वो प्रोटॉन से भी ज़्यादा है, उनकी स्पिन जो है वो हमेशा हाफ इंटीजर होती है, यानी 1/2 होती है या 3/2 होती है। और उसके बाद आप यहाँ पे इनकी डिफरेंट जो है वो चीज़ें देख सकते हैं कि किस तरह से ये कहाँ डिके होते हैं, किस तरह से ये डिके करते हैं, और इनकी लाइफ्स क्या हैं। उसके बाद है लेप्टॉन्स। तो लेप्टॉन्स जो है ये ग्रीक वर्ड स्मॉल है या लाइट से निकला है। तो ये ऐसे पार्टिकल्स हैं जो कि स्ट्रॉन्ग फोर्स के थ्रू जो है वो इंटरेक्ट नहीं करते। ठीक है, इन सब की स्पिन जो है 1/2 होती है, और इनका जो है साइज़ और स्ट्रक्चर नहीं होता। ठीक है, आपके पास हेड्रॉन्स जो हैं उनका साइज़ भी है, उनका स्ट्रक्चर भी है। तो ये जो लेप्टॉन्स हैं ये स्ट्रक्चरलेस पार्टिकल हैं। ठीक है, और इनका कोई जो है वो रेडियस नहीं है, कोई इनका साइज़ नहीं है, तो इनको हम पॉइंट लाइक पार्टिकल्स भी कहते हैं। इनके जो नंबर हैं वो काफ़ी स्मॉल है। ठीक है, जो सिर्फ 6 लेप्टॉन्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। ये बातें भी इंटरव्यूज़ में, टेस्ट में पूछी जाती हैं, कौन कौन से हैं। ये इलेक्ट्रॉन है, म्यूऑन है, टाउ है, और इन सब के साथ एक एक न्यूट्रिनो एसोसिएटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी डिस्कशन इसने की हुई है, ये आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट जो है वो डिस्कशन के लिए कंजर्वेशन लॉज हैं। ठीक है, इसमें से लाजमी हर टेस्ट में, जितने भी टेस्ट होते हैं एटॉमिक एनर्जी के हैं या बाकी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के हैं, तो उसमें मोस्टली इनमें से कोई 2 या 3 क्वेश्चन जो है वो लेके आ जाता है कंजर्वेशन लॉ से। कुछ रिएक्शंस लिखे होते हैं, कुछ डिकेज लिखे होते हैं, और उसमें वो पूछता है कि आपके पास ये जो है लॉ होल्ड कर रहा है या नहीं कर रहा, और अगर नहीं कर रहा तो क्यों नहीं कर रहा, और अगर कर रहा है तो उसकी वजह बताएं। ठीक है, तो कंजर्वेशन लॉज से, नाम से तो हमें ये पता चल रहा है कि कोई ना कोई चीज़ कंजर्व होनी है। तो बेसिकली कंजर्वेशन लॉज में कंजर्व क्या चीज़ होनी है, या तो बैरियन नंबर कंजर्व होना है। ठीक है, और या फिर आपके पास जो है वो लेप्टॉन नंबर जो है वो कंजर्व होना है। ठीक है, बैरियन नंबर क्या है कि आपके पास जितने भी बैरियंस हैं सबको एक B+1 जो है वो एलोकेट होता है, उनको एक नंबर, और जितने एंटी हैं उनको -1 होता है। ठीक है, और जो दूसरे पार्टिकल्स हैं अदर देन बैरियंस उनको 0 मिलता है। ठीक है, यहाँ पे बड़ी सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है, जब भी कोई न्यूक्लियर रिएक्शन या डिके होगा तो सम ऑफ बैरियन नंबर जो है वो पहले और सम ऑफ बैरियन नंबर बाद में जो है वो जो है वो सेम होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आप देखते हैं कि अगर बैरियन नंबर कंजर्व्ड है तो प्रोटॉन मस्ट बी एब्सोल्युटली स्टेबल। ठीक है, आपको पता है कि प्रोटॉन जो है वो जब न्यूक्लियस से बाहर है तो आपके पास वो स्टेबल होता है। ठीक है, वो डिके नहीं करता। तो वो क्यों नहीं डिके करता, वो जो है हमारे पास बैरियन नंबर की वजह से वो डिके नहीं करता। आप यहाँ पे देख सकते हैं, सच अ डिके हैज़ नेवर बीन ऑब्जर्व्ड। ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ बैरियन नंबर वुड बी कंसिस्टेंट विद द एब्सेंस ऑफ दिस डिके। ठीक है,
बिकॉज द प्रपोज डीके वुड इन्वॉल्व द लॉस ऑफ ए बैरियन। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, इंटरव्यू में भी ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं, टेस्ट में भी पूछी जा सकती हैं। तो प्रोटॉन्स की जो हाफ लाइफ है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं 10⁻³ ईयर्स है। यहाँ पे डिफरेंट एग्जांपल उसने सॉल्व की हुई हैं, तो आप लोगों ने इसमें से देखना है कि कैसे कैसे कौन कौन सा लॉ ऑफ कंजर्वेशन जो है वो होल्ड कर रहा है और कौन कौन सा नहीं कर रहा। उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ लेप्टॉन नंबर है। ठीक है, उसी तरह से है कि जितने भी लेप्टॉन्स हैं उनको +1 जो है वो नंबर मिलता है, और जितने उनके एंटी पार्टिकल्स हैं उनको -1 मिलता है, और बाकियों को सारों को 0 मिलता है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे लेप्टॉन नंबर के लिए उसने बताया हुआ है। तो इसके जैसे अब यहाँ पे ये रिएक्शन लिखा हुआ है आप देख सकते हैं, इसी तरह के रिएक्शन जो है वो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और उसमें ये होता है कि आपने चेक करना होता है कि वो रिएक्शन जो है वो वैलिड है, यानी वो रिएक्शन होगा या डिके वो पॉसिबल है या नहीं है, और अगर नहीं है तो उसकी वजह पूछते हैं। चलें जी, आई थिंक आज का लेक्चर जो है इसको यहाँ पे एंड करते हैं। तो आप लोगों को ये चीज़ें किस तरह की समझ आ रही हैं, इसमें कुछ मॉडिफिकेशन होनी चाहिए या इसमें कुछ और बेहतरी हम लेके आ सकते हैं, तो आप लोग ज़रूर उससे इन्फॉर्म कीजिएगा। बाकी रिस्पांस अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जो है वो बहुत अच्छा आ रहा है इन लेक्चर सीरीज़ का। इंशाल्लाह इसमें हम जैसे ही ये एडवर्टाइजमेंट आता है तो इसमें हम जो है एक तो अप्लाई करने के ऊपर एक प्रॉपर पूरी वीडियो बनाएंगे कि अप्लाई कैसे करना है, और उसके बाद जो है हम इसकी डिस्कशन भी थोड़ी बहुत करेंगे कि ये जो ब्यास का फेलोशिप है इसकी जो है वो जॉब किस तरह की होती है, या फ़िज़िक्स के लोग आगे किस किस ब्रांच में जा सकते हैं, या इनकी जो है वो पोस्टिंग वगैरह वो कैसे होती है। तो इसके ऊपर हम डिटेल वीडियो इंशाल्लाह एक बनाएंगे। तो अब तक के लिए इतना ही है। ठीक है जी, खुदा हाफिज़।